हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में संवैधानिक विकास। क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक देखें। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे के सारे PYQ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करता था और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो क्लाइव। फिर उसके बाद में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को समाप्त किया गया। बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त किया गया और उसकी जगह गवर्नर जनरल पद बनाया गया। गवर्नर जनरल पहला बंगाल का कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो कोलकाता। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश था, यानी एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। चीफ जस्टिस कौन था? तो एलिजा एम्पे। और 3 अदर जज थे, हाइड, चैम्बर्स और लेमिस्टर। तो इतना याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? तो 1774 में। इसके अंदर कुल कितने जज थे? तो 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और 3 अदर जज यानी अन्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराए जाने की बारे में बात किस एक्ट के तहत की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है कब आया था? तो 1919 में। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था और इसी अधिनियम के तहत भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की बात की गई थी। भारत के अंदर 1922 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद के अंदर की गई थी। इसी एक्ट के तहत 1923 में एक कमीशन बना। कमीशन कौन सा था? तो ली कमीशन। ली कमीशन बना और ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1924 में सौंपी और फिर उसके बाद में 1926 में लोक सेवा आयोग बनके तैयार हुआ। क्या बनके तैयार हुआ? लोक सेवा आयोग। तो पूछा जाएगा लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में। किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ था? तो ली कमीशन की सिफारिश पर। ली कमीशन कब बना था? 1923 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1924 में। भारत में पहली बार परीक्षा सिविल सेवा की कब हुई थी? तो 1922 में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा की गई थी। तो इतना याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है,
तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो जो कार्यकारी परिषद थी उसके निर्णयों को बदलने का अधिकार गवर्नर जनरल को कब मिला था? तो 1786 के एक्ट के तहत। ऑप्शन सी इसका सही है। यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल लिखा है तो यहाँ पे होना चाहिए था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला था, राइट मिले थे? तो 1786 का एक्ट। और इस समय अपनी कंडीशन के तहत आया था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने शर्त रखी थी कि हमें अधिकार, हमारे जो है शक्तियां बढ़ाई जाए, तभी हम यहाँ पे भारत में बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर आएंगे। कॉर्नवालिस के बारे में याद रखना है, इसको जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कहा जाता है इसको। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसको जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इस्तवारी व्यवस्था और सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? 1813 का जो एक्ट आया था इसके अंतर्गत भारतीय लोगों को क्या मिला, इसके बारे में ये कह रहा है। पहला क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, इसने ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में धर्म प्रचार पर रोक लगा दी। तो ये तो गलत है। इसने क्या किया? तो ईसाई लोगों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी, भारतीयों को प्रबुद्ध बनाने की भी बात कही गई थी। इसने भारत में औद्योगिकरण पर जोर दिया, तो ये भी गलत है। इस एक्ट के द्वारा भारत में औद्योगिकरण को जोर नहीं दिया गया था, बल्कि औद्योगिकरण को रोका गया था। इसके द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। तो 1813 का जो एक्ट था इसके तहत 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। 1813 का जो एक्ट था इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान हुए थे? तो जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापारिक एकाधिकार, इसको समाप्त किया गया आंशिक रूप से। अब आंशिक रूप से कैसे? तो इसके अंदर चाय और चीन, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी के जितने भी एकाधिकार थे, व्यापारिक एकाधिकार, उन सभी को समाप्त किया गया। तो इसलिए कैसा था? आंशिक रूप से इसको समाप्त किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो ये सब प्रावधान किए गए थे 1813 के एक्ट के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो किस एक्ट के द्वारा भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया था? तो वह कौन सा एक्ट है? क्या चार्टर एक्ट 1793 का है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833? तो इसमें से किसके द्वारा इसको यह प्रावधान किया गया था? तो 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया हुआ अंतिम एक्ट था। इसके बाद में 1857 की क्रांति होगी और फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा 1858 के एक्ट के तहत। 1853 का जो एक्ट था इसके अंदर एक और
विशेष प्रावधान किया गया था जो सिविल सेवा की परीक्षाएं, यानी इसने कहा था कि सिविल सेवाओं की परीक्षाएं यानी जो प्रतियोगिता के द्वारा इनका चयन किया जाना चाहिए सिविल सर्विस लोगों का। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके द्वारा सिविल सेवकों का नियुक्ति की जाती थी। तो इस एक्ट के बारे में इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन पद का स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पद है इनको 1858 का जो एक्ट आया था इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके जगह पे एक नए पद का सृजन हुआ, एक सरकार बनाएगी गृह सरकार, और इस गृह सरकार के अंदर 15 सदस्य रखे गए। परिषद के अंदर कितने सदस्य रखे गए? 15 सदस्य रखे गए। और एक और नए पद का सृजन हुआ इसी के अंदर, जो गृह सरकार थी इसके हेड कौन था, अध्यक्ष कौन था, जिसे भारत सचिव के नाम से जाना जाता था, भारत सचिव। और पहला भारत सचिव कौन था? तो स्टेनली। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई थी? 1784 के एक्ट के तहत। इनका समापन किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1858 के एक्ट के तहत। इस एक्ट के ही अधीन एक नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव कौन था इस समय? स्टेनली पहला भारत सचिव बनाया गया। स्टेनली की सहायता करने के लिए एक गृह सरकार का गठन किया गया जिसके अंदर 15 सदस्य थे। और ये जितने भी पद हैं यह सभी लोग लंदन की एक ऑफिस में बैठ के वहां पे प्रशासन, यानी इनका काम क्या था? तो कानून बनाने का काम था। अगर कोई पूछ ले कि जो गृह सरकार है इसका काम क्या था? विधि निर्माण करना, विधि निर्माण। तो विधि निर्माण कार्य करना किसका काम था? गृह सरकार का काम था। और उस जो कानून है उसको लागू करने के लिए एक महारानी के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था और नए पद का सृजन किया गया था, वायसराय पद। वायसराय पद से पहले एक पद था जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, उस पद को समाप्त किया गया और वायसराय पद शुरू किया गया। भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? तो कैनिंग को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। देखो 1813 का जो एक्ट था इसके तहत ट्रेड मोनोपोली को, यानी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया आंशिक रूप से, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। फिर 1833 का एक्ट आया और इस एक्ट के तहत ट्रेड मोनोपोली को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो किस एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 एक्ट के तहत और क्या काम हुआ था? तो जो कार्यकारी परिषद थी उसके अंदर एक नए सदस्य को जोड़ा गया, विधि आयोग के रूप में विधि आयोग बनाया गया और इसी के तहत एक सदस्य जोड़ा गया विधि सदस्य के अध्यक्ष के रूप में। और पहला विधि सदस्य कौन था? तो मैकाले था, उसको जोड़ा गया। मैकाले को जो है अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैकाले ने एक सिद्धांत दिया था, फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत। 1833 के एक्ट के ही तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस पद को समाप्त किया गया और भारत का गवर्नर जनरल, यानी इंडियन गवर्नर जनरल पद नियुक्त किया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के ही समय पे सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके
आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अगर एक्ट पूछता तो एक्ट होता 1833 का। इसने पूछा किस वर्ष किया गया, तो यह 1834 में किया गया था। एक्ट था 1833 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1853 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, यह किस एक्ट के तहत किया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। 1861 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को इतनी पावर दे दी गई थी कि जो कार्यकारी परिषद है उसने कोई भी निर्णय दिया है तो उसको समाप्त कर सकती है और अध्यादेश के द्वारा किसी भी नए उस तरीके से उसको जारी भी कर सकती है। 1861 का। यहाँ पे और क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो इसी समय पे एक आया था 1860 का हाई कोर्ट अधिनियम। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी उसको समाप्त किया गया और 1862 में 3 नई हाई कोर्ट बनाई गई। कौन कौन सी 3 हाई कोर्ट बनाई गई? कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट। फिर आगे चलकर 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इसी समय पे इंडियन पीनल कोड भी आया 1861 एक्ट के तहत ही, और 1861 में ही पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू की गई थी। पोर्टफोलियो व्यवस्था या इसी को हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था को लागू किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारी को और बल प्रदान किया गया? ठीक है, विभागीय पद्धति या इसी को बोल सकते हैं मंत्री परिषदीय प्रणाली, पोर्टफोलियो व्यवस्था, यह किस एक्ट के तहत की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन यानी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराने की शुरुआत कर दी गई थी? तो किस एक्ट के तहत ऐसा हुआ था? तो 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट के तहत भारत के अंदर अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराने शुरुआत हो गई थी। अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे? तो जो निचले क्षेत्र है यानी कि बहुत ही छोटे क्षेत्र थे वहां पे चुनाव कराए जाते थे और उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति उच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति को चुनते थे। वही थे हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव। 1892 एक्ट के तहत और क्या प्रावधान हुए थे? तो इस एक्ट के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिल गई थी। बजट पर बहस करने की अनुमति 1892 के एक्ट के तहत मिली। और क्या मिला इनको? तो भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, परंतु अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। 1892 के एक्ट के ही बाद इस समय उन्होंने नीति अपनाई, फूट डालो राज करो नीति।
अगर पूछा जाए फूट डालो राज करो की नीति का जन्मदाता कौन है, तो मिंटो है, मिंटो सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो 1861 के एक्ट के तहत। 1866 में किसकी स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इन तीनों की स्थापना हुई थी 1862 में। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण बता रहा है, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यारोपित किया गया। तो इनमें से कौन सा सही है, तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा है, तो गलत है, और आर जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभाजित करना। कारण, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ए और आर जो है यानी असर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही है, और जो कारण है आर उसकी व्याख्या सही कर रहा है, मतलब कथन की कारण जो है वो भी सही है, स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी। तो किस एक्ट के द्वारा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 के एक्ट के तहत। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। जो 1935 का एक्ट आया था उसके अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित थी। एक, संघ का प्रावधान था। अगला, प्रांतों को स्वायत्तता देना। अगला स्टेटमेंट है, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रस्तावना। चौथा है स्टेटमेंट, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता का प्रदान करना। तो एक, संघ का प्रावधान करना, केंद्र सरकार बनाना, सही था। प्रांतों में स्वायत्तता देना, तो ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, जबकि ये दोनों काम जो है 1919 के एक्ट के तहत किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन का गठन की बात करें तो इसका गठन 1927 में हुआ था, और यह भारत कब पहुंचा, तो 1928 में यह भारत पहुंचा। जब भारत में पहुंचा तो इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, फिर इसने अंत में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम आया। 1935 का जो एक्ट है, इस एक्ट के कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको ज्यों का त्यों भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। तो किस अधिवेशन में जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है इसको अस्वीकार कर दिया गया, तो था 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इसको अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका सही है। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा।
इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने कहा था बिना ब्रेक के गाड़ी, इस तरह की बात कही थी। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये बात किसने कही थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम को समाप्त किया गया? यानी जो इंडिया काउंसिल है इसको समाप्त किया गया किस एक्ट के द्वारा? तो किस एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो 1935 का एक्ट है इससे कई चीजें भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं, उत्पादित की गई हैं, और उस पर मुझे कोई भी क्षमा नहीं मांगनी है, क्योंकि इस समय कहा जाता था कि संविधान जो है भारत का मतलब जो बनाया गया है यह एक उधार का थैला है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा गया था? तो यह वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश ऐसा दिखा सकते हो जहां पृथक मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु कुछ शरारत ना छोड़ के गए? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन नहीं दिए गए तो इसको हम ऐसे ही मैच कर लेंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ए का हो जाएगा दूसरा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बी का पहला। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी तो 1813 के एक्ट के तहत, तो सी का तीसरा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के एक्ट के तहत, तो डी का चौथा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो किस एक्ट के अंदर ऐसा हुआ था? तो 1833-13 का एक्ट। 1813 का जो एक्ट था इसके अंदर आंशिक रूप से ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है, और संपूर्ण रूप से 1833 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह किस एक्ट के तहत ऐसा संभव हो पाया था? तो यह था 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन ए इसका सही है। 1833 के एक्ट की धारा नंबर 87 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय को अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण इनमें से किसी भी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये बात कही गई थी 1833 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई? तो एक्ट कौन सा था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही है। बजट पर बहस करने, बजट पर डिस्कशन करने की बात किस एक्ट में कही गई थी? तो 1892 के एक्ट में। इनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वह एक्ट था 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत या किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? अगर पूछा जाए, प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के एक्ट के तहत शुरू किया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ और प्रांतों का जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो किस एक्ट के तहत भारतीय विधान पालिका जो है पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी? तो 1919 के एक्ट के तहत, है ना। द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? द्वैध शासन किस में स्टार्ट किया गया था प्रांतों में? तो 1919 के एक्ट के तहत। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति है वह किस एक्ट के तहत मिली है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए भारत का जो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिली है यह कहां से मिली है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है स्रोत के रूप में। और अध्यादेश अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में जो है अध्यादेश की बात की गई है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 के एक्ट के तहत। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में अस्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो यह क्या है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 1935 के एक्ट के तहत 1936 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, इसके तहत और क्या हुआ था? तो बंगाल से उड़ीसा को जो है अलग किया गया था 1936 में। ये भी याद रखना, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लेमिस्टर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा।
भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? तो किस एक्ट के द्वारा एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 के एक्ट में। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय एक साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एंड इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1922 में। ऑप्शन ए इसका सही है। 1922 में पहली बार भारत में ICS की परीक्षा की गई थी। और कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 1861 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, तो वह था 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट को। मार्ले इस समय भारत सचिव था और मिंटो जो है वह वायसराय था भारत के अंदर। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है लियोनेस कर्टियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में द्वैध शासन को किसने इंट्रोड्यूस कराया गया, किसके द्वारा कराया गया था बंगाल के अंदर? तो क्लाइव के द्वारा। क्लाइव ने बंगाल में पहली बार द्वैध शासन को प्रारंभ किया और इसे समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन सुधार से या फिर संवैधानिक सुधार से? तो किस सुधार से संबंधित है? तो संवैधानिक सुधार से। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? तो 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? प्रवृत्त किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा इसको प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन सी इसका सही है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो संघ में अपशिष्ट शक्तियां यह किसको दी गई थी, यह बात करनी है। तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी इसका सही है। अपशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? जो ना समवर्ती सूची में हो, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, किसी भी सूची का हिस्सा ना हो, वैसी शक्तियों को अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और इस समय यानी वर्तमान में ये शक्तियां किसके पास हैं? तो केंद्र सरकार के पास हैं। ब्रिटिश शासन के लिए शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये सही है। 1833 का चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो ऐसा कोई एक्ट नहीं आया था। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो यह किस एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो एक्ट अगर पूछा जाए तो 1833, और कब किया गया था तो 1834 में।